दोस्तों अब हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये चैप्टर हमें सिखाएगा कि जब से अंग्रेज भारत में आए उसके बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट्स आए और कैसे हम भारतीय संविधान तक पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले साल 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट से चार्टर लेकर हमारे भारत के अंदर ट्रेड करने आई अंडर चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। अब क्या है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ क्या है अपना ट्रेड करने आई, लेकिन 1765 आते आते कंपनी ने भारत के अंदर दीवानी राइट्स ले लिए थे। तो दीवान की तरह काम करेगी, स्पेशली बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के अंदर उसको दीवानी राइट्स मिले। और फिर सन 1857 में, आपको अच्छे से पता है, सन 1857 के अंदर जो स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई मानी जाती है, जिसको हम सिपोई म्यूटनी भी कहते हैं। जब सिपोई म्यूटनी 1857 के अंदर हुई तो 1858 के अंदर पहली बारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट अपने अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली भारत की। उससे पहले कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ही राज कर रही थी, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद 1858 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज है वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट अपने अंडर इंडिया की जो रूलरशिप है वो ले ली। अब देखो, इंपोर्टेंट एक्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला एक्ट माना जाता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दरअसल इस एक्ट के थ्रू, ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पार्लियामेंट में पास किया भारत के लिए। इस एक्ट के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोशिश की कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया जाए। देखो, 1773 की बात हो रही है ना, 1857 में जाके ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने खत्म किया। उससे पहले 1773 में ये एक्ट आया। ये फर्स्ट स्टेप था फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल कंपनी को कंट्रोल करने का पहला स्टेप था फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल, क्या है, इस एक्ट में इन्होंने कोशिश की कंपनी को कंट्रोल किया जाए, जो इसके कार्य चल रहे हैं देश के अंदर उसको कंट्रोल किया जाए। और कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहती है, ऐसा यहां पर इस एक्ट के थ्रू इंडिकेशन मिला। गवर्नर ऑफ बंगाल जो पहले कहलाया जाता था, इस एक्ट के बाद वही व्यक्ति गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाया जाने लगा। और लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग्स वो पहला गवर्नर था जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। उसके बाद में गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास नाउ सबॉर्डिनेट। बिल्कुल, एक तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, ऊपर से जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास थे ना, वो इसके अंडर कर दिए, मतलब इसको हेड बना दिया, वो दोनों इसके अंडर हो गए। और इस एक्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता के अंदर, जिसमें एक तो चीफ जस्टिस था और 3 दूसरे जज बिठाए गए, अदर जजेस बिठाए गए। कुल मिलाकर 4 जज सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता में बिठाए गए। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, उनको साफ साफ मना किया गया कि आप केवल कंपनी के लिए ही ट्रेड करोगे, अपना प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे। और यहां के रहने वाले बाशिंदों से आप कोई ब्राइब या गिफ्ट्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं करोगे। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन जो बॉडी थी, उनको कहा गया कि आप जो भी इस देश में रिवेन्यू, सिविल या मिलिट्री अफेयर्स जो भी तुम्हारे हैं, इन सारों की जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को दोगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जैसे आज हम कहते हैं ना अभी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। उनको बोला गया कि आप अपनी रिपोर्ट दोगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि आपने इंडिया के अंदर सिविल, मिलिट्री और रिवेन्यू अफेयर्स में क्या कुछ किया है। तो ये 1773 का एक्ट था, जो कहीं ना कहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके डायरेक्टर्स वगैरह को, उसके सर्वेंट्स को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं ये बना। और इसके अलावा जो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया और बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर्स को उनके अंडर कर दिया, सबऑर्डिनेट कर दिया, एंड सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस एक्ट के। इसके बाद एक अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आया, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो कमियां रह गई छोटी मोटी, उन सबको ठीक करने के लिए आया। तो टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसको ठीक करने के लिए आया। अगला जो इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए पड़ा बिकॉज उस वक्त ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वहां पीएम थे
विलियम पिट्स, उनके नाम पे पड़ा। तो इस एक्ट में क्या किया इन्होंने कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया। अभी तक तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी सारा ही काम कर रही है, वो सिविल काम भी कर रही है, मिलिट्री वाले काम भी कर रही है और कमर्शियल काम भी कर रही है, रेवेन्यू वाले काम भी कर रही है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कमर्शियल काम तो अलग कर दिया। हाँ भाई, जो तुम्हारा व्यापार है, व्यापार तो चलाएंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इस एक्ट में क्या कहा कंपनी को कि भाई जब आप आए थे, आपका काम था व्यापार करना, तो आपका जो व्यापार वाला काम है, जो कमर्शियल फंक्शंस हैं, वो तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चलाएंगे। और जो आपके दूसरे काम है, रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री, पॉलिटिकल फंक्शंस जो आपके हैं, उसके लिए अलग से बॉडी बना दी। बॉडी का नाम रखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस तरीके से डबल गवर्नमेंट की यहां पर स्थापना की पिट्स वाले एक्ट ने, पिट्स इंडिया एक्ट ने। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज सिविल एंड मिलिट्री एंड रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या बोला, इन्हें क्या बोला कि आप को देश के अंदर सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू, ये तीनों काम है, सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू, ये तीनों काम सुपरवाइज करने हैं भारत के अंदर। लेकिन वर्ड क्या था, ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। इन लैंग्वेज में लिखा था कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश पोजेशंस हैं, उनके आपको सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स सुपरवाइज करने हैं। तो ये वर्ड कहीं ना कहीं यहां पर हिंट दिया पहली बारी कि देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी राज नहीं कर रही, ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पीछे है। इसीलिए इंडिया के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो एरियाज थे, उनको ब्रिटिश पोजेशंस पहली बारी कहा गया। तो यहां हिंट मिला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसके पीछे है, क्योंकि अभी तो 1784 चल रहा है ना। एक्चुअली पिक्चर में तो 1858 वाले एक्ट में आएगी सरकार, ब्रिटिश सरकार, तो वहां पिक्चर में आएगी। लेकिन पहले से हिंट मिल रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रही है। फोर्थ, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इससे पहले हालांकि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 भी आया था, 1813 का एक्ट भी आया था, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसमें क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था ना, अब उसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रख दिया। और लॉर्ड बेंटिक वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, इनके टाइम में चेंज आया तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, लॉर्ड बेंटिक। और जो गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास थे, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स उनसे छीन ली गई। देखिए क्या था, गवर्नर के पास दो तरीके की पावर होती थी, एक तो वो कानून बना सकता है और उस कानून की पालना भी करवाएगा, लेजिस्लेटिव भी उनके पास काम है और एग्जीक्यूटिव काम भी है उनके पास। तो सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिव पावर थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गई। जो गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास जो थे, उनकी, ये बॉम्बे एंड मद्रास आएगा, सॉरी, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, उनसे लेकर वो भी ऊपर आ गई। अब क्या, लॉज मेड अंडर प्रीवियस एक्ट कॉल्ड रेगुलेशंस अंडर दिस एक्ट कॉल्ड एक्ट्स। बिल्कुल क्या था, आज से पहले जो भी कानून बनते थे उन्हें रेगुलेशंस कहा जाता था। अब इस एक्ट के अंडर जो कानून बनेंगे देश के अंदर, उनको एक्ट कहा जाएगा। देखिए, ये एक्ट तो पास करी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया इंडिया के लिए कि हाँ जी, तुम्हारे पास पावर है देश के अंदर राज करने की, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पावर दे दी। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो दूसरे गवर्नर्स हैं, वो देश के अंदर भारत के लिए कानून बना रहे थे। अब भारत के लिए जो कानून बनता था उसको रेगुलेशंस कहा जाता था, अब लेकिन एक्ट कहा जाएगा इस एक्ट के आने के बाद। और इस एक्ट के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल जो पावर थी, क्योंकि यहां पर देखो उनको चार्टर मिला था, चार्टर मतलब विशेष अधिकार मिला था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला था कि जाओ आप लोग ही वहां पर ट्रेड करोगे, कोई और ट्रेड करने नहीं आएगा। लेकिन यहां पर जो उनकी मोनोपोली थी वो बिल्कुल खत्म कर दी गई। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि केवल आप नहीं हो, कोई भी यहां पर आके ट्रेड कर सकता है, कोई भी यहां पर आके कमर्शियल एक्टिविटी कर सकता है, केवल आपकी नहीं चलेगी। दरअसल 1813 के अंदर मोस्टली उनकी सुप्रीमेसी खत्म पहले ही कर दी थी। जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया था ना, उसमें सिर्फ चाय को छोड़ा था कि चाय का ट्रेड सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और चाइना को छोड़ा था। चाय और चाइना याद कर लो,
चाइना को छोड़ा था, ये कहा था कि हाँ जो चाइना से ट्रेड है इंडिया का वो भी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी सब 1813 में ले लिया था और 1833 के अंदर वो भी ले लिया। अब तो चाय, चाइना, बाकी सब चीजें ही ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से चली गई। अब तो कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति आए या कोई और पावर आए, सब लोग यहाँ पे इंडिया में ट्रेड कर सकते थे। अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ क्या एक एडमिन बॉडी बनकर रह गई, एडमिनिस्ट्रेटिव काम रहा इसके पास, और कोई काम नहीं रहा। और इस एक्ट के अंदर कोशिश की गई कि जो सिविल सर्वेंट्स की जो सिलेक्शन है उसके लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम ले आया जाए, लेकिन वो लाने नहीं दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने विद्रोह किया इसका कि ऐसा नहीं होगा, सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट तो वैसे ही होगी जैसे पहले से चल रही है, ओपन कंपटीशन सिस्टम नहीं आएगा, क्योंकि इससे उनकी पावर कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी। ठीक है, तो ये हमारे 4 एक्ट हो गए। अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब देखो, हमने ये देखा था कि जो गवर्नर जनरल है उसके पास लेजिस्लेटिव पावर आ गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास की, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास की जो कानून बनाने की जो पावर्स थी वो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गई थी। अब क्या है, कहने का मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कानून भी बना सकता है और उसे लागू भी करवा सकता है, खुद ही वो कानून बनाने वाला है और खुद ही वो लागू करवाने वाला है। अब क्या हुआ, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, देखो कभी भी एक बंदा काम नहीं करता है, उसके साथ उसके काउंसिल मेंबर्स भी होते हैं। तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके 2 हिस्से कर दिए गए। अब एक काउंसिल नहीं रहेगी, 2 काउंसिल कर दी गई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो अलग कर दी और लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग से बना दी और उसे एक्सपेंड भी कर दिया। उसमें 6 मेंबर और ऐड किए गए और 6 न्यू मेंबर एडेड। ठीक है, और यह भी कहा कि जो 6 मेंबर है, गवर्नर जनरल अपनी मर्जी से 6 के 6 मेंबर नहीं रख सकता। 6 में से 4 मेंबर जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं, जो अलग अलग प्रोविंस के गवर्नर है, वो 4 गवर्नर 4 अपने मेंबर भेजेंगे। 4 कौन से गवर्नर? गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर ऑफ आगरा। ये चारों गवर्नर्स अपने अपने प्रोविंस से एक मेंबर नॉमिनेट करके भेजेंगे और वो 6 में से 4 तो वो होंगे। समझ गए ना? कहने का मतलब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसका एक लेजिस्लेटिव विंग अलग कर दिया और सारी पावर गवर्नर जनरल के पास नहीं रहेगी। 4 प्रोविंसेस से चुनकर भी नॉमिनेट होकर भी लोग आएंगे। ठीक है, और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को मिनी पार्लियामेंट भी कहा गया। मिनी पार्लियामेंट इसलिए बिकॉज मेन पार्लियामेंट तो कौन सी है? ब्रिटिश गवर्नमेंट की खुद की पार्लियामेंट है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडिया का गवर्नर है उसकी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल और बना दी, तो उसको मिनी पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट फॉर इंडिया को मिनी पार्लियामेंट कह दिया गया और इसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा गया। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या थे? एक कड़ी थी। इसके बाद में इसी एक्ट में ओपन कंपटीशन सिस्टम भी लागू किया गया। हमने देखा कि पहले लागू करने की कोशिश की गई थी लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन अब इसको लागू किया गया। इसी कारण 1854 के अंदर मैकॉले कमेटी बिठाई गई कि सिलेक्शन कैसे की जाएगी सिविल सर्वेंट्स की, वो कमेटी डिसाइड करेगी। और इस एक्ट के अंदर एक लैंग्वेज लिखी हुई थी, उस लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि ये एक्ट में एक्सटेंशन हो रही है कंपनी के रूल की। एक्सटेंशन हो रही है कंपनी के रूल की, इसका मतलब जब मर्जी नियर फ्यूचर में कंपनी का रूल समाप्त हो सकता है और गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट अपने अंडर भारत की सत्ता हाथ में ले सकती है। तो यहां से आइडिया मिल गया था कि बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। तो यहां तक तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का ही राज चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। अब हुआ क्या? 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति के जस्ट बाद 1858 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। इस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद अपने अंडर सारा देश की सत्ता संभाल ली। तो यहां से क्राउन रूल स्टार्ट होता है, मतलब क्वीन एलिजाबेथ के जो क्राउन है उसका रूल स्टार्ट होता है। और आगे से उसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इंडिया नाउ विल बी गवर्नड बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। हर मैजेस्टी के नाम पर और उसके द्वारा ही ये भारत क्या है, गवर्न किया जाएगा।
और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसका नाम वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग वो पहले पर्सन थे जो देश के वाइसरॉय बने। लॉर्ड कैनिंग, आप इसको याद रखिएगा। और जो इस एक्ट ने क्या किया, एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल याद है ना, वो अबोलिश कर दिया। दोबारा से एक सिंपल वाइसरॉय की काउंसिल रही। लेजिस्लेटिव अलग हो गई थी, पहले ही आपने देखा, और एग्जीक्यूटिव अलग हो गई थी। वो डबल गवर्नमेंट सिस्टम हटा दिया गया और एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया। नाम था उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। दरअसल क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पार्लियामेंट में से एक मेंबर को यह पोजीशन दे दी कि भाई आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हो, आपने भारत की सारी व्यवस्था, भारत का सारा प्रशासन आपके जिम्मे है, और हम आपको आपके साथ 15 मेंबर की काउंसिल देंगे। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था उसको 15 मेंबर की काउंसिल मिली, ठीक है। और इस काउंसिल का चेयरमैन था खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर था और सारे एडमिनिस्ट्रेशन के इंडिया का यही रिस्पॉन्सिबल था। और ये जो नया ऑफिस क्रिएट हुआ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह क्रिएट हुआ। मतलब इस पर केस किया भी जा सकता है कुछ गलत हुआ तो, और ये भी आगे केस कर सकता है अगर इसको लगे तो। एक तरह से कंपनी की तरह ये एक ऑफिस का निर्माण किया गया, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की मेन क्या थी, मेन फीचर्स थी। अब है इसके बाद क्या हुआ, देखो 1857 की क्रांति ने कहीं ना कहीं अंग्रेजों को बहुत ज्यादा हिला दिया था। तो अंग्रेजों को अब यह समझ में आने लगा कि कहीं ना कहीं अब भारत देश की राज व्यवस्था के अंदर कुछ लोकल लोगों को शामिल करना जरूरी है, लोकल लोगों को ऐड करना जरूरी है। तो इसके लिए इंडियन काउंसिल्स एक्ट आए, 3 एक्ट आए। अभी हम पहला कर रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इस एक्ट में क्या हुआ, सबसे पहले इसी एक्ट में इंडियंस को लेजिस्लेटिव पावर्स देना शुरू हुई। मतलब इंडियंस इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बनेंगे, अभी तक इंडियंस नहीं बने थे, इस एक्ट में हिस्सा बनेंगे। इस एक्ट में साफ साफ कहा गया कि वाइसरॉय को जो उसकी लेजिस्लेटिव विंग है, जो मिनी पार्लियामेंट है, उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा और उसमें कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऐड करने पड़ेंगे। ऑफिशियल मेंबर अभी भी इंग्लिश लोग ही थे, ब्रिटिश लोग थे, अब कुछ नॉन ऑफिशियल और ऐड करने पड़ेंगे। और उसकी एक्सपेंडेड काउंसिल के अंदर 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर इंडियंस ऐड किए गए। तीनों के नाम इंपॉर्टेंट है, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। सर दिनकर राव, ये 3 लोग पहली बारी इंडियन मेंबर्स वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव एक्सपेंडेड काउंसिल के अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर बने। इसके बाद इसके अंदर एक खास चीज और हुई। अभी तक तो क्या था, सारे कानून बनाने की पावर वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास थी। इस एक्ट में डिसेंट्रलाइजेशन दोबारा से शुरू हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब अब इन्होंने क्या किया कि सारे के सारे कानून पूरे देश के वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी, ऐसा नहीं है। जो प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स हैं उनको भी पावर दो। जैसे आज भी भारत में क्या होता है, सारे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, ठीक ऐसा ही यहां होना अब शुरू हुआ। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो प्रोविंसेस थे, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज, इनके जो गवर्नर्स हैं उनको कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी। यहां से रिवर्स हो गई सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। पहले तो क्या है, प्रोविंसेस से पावर लेकर सेंटर के पास आई थी, अब रिवर्स हो गया। सेंट्रलाइजिंग की जो टेंडेंसी थी वो रिवर्स दिशा में बहने लगी। और ये जो दिशा है ये इतनी बही कि 1937 आते आते जो प्रोविंसेस थे उनको पूरी स्वतंत्रता मिल गई थी। वो अपने सारे कानून, बजट वगैरह सारे खुद बनाने लगे थे। 1937 तक धीरे धीरे ये पावर्स और डिवॉल्व होती गई और वो बढ़ती गई। और साथ साथ इस एक्ट के अंदर नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की स्थापना भी की गई। नए प्रोविंसेस के अंदर नई लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। जैसे बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी की खुद की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, वैसे ही इन्होंने आगे एक तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल और पंजाब, इन तीनों की स्थापना आगे 1866, 1862 और 1897 सालों में की गई। और
इस एक्ट ने यह भी पावर दी कि जो वाइसरॉय है, अब देखो आपने आज देखा कि जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, उनमें क्या होता है, लोकसभा में कार्रवाई कैसे की जाएगी, उसका सारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर सारा बना होता है। उन्हीं रूल्स के तहत लोकसभा की कार्रवाई चलती है, राज्यसभा की कार्रवाई चलती है। ऐसे ही वाइसरॉय को पावर दी गई, हाँ जी आप क्या कर सकते हो, आप अपनी जो काउंसिल है वो बिजनेस कैसे करेगी, अपना काम कैसे करेगी, उसके आप रूल्स बना सकते हो। और लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया था। पोर्टफोलियो जैसे मतलब आज भी होता है ना कि मान लो एक फलाने मंत्री को हेल्थ डिपार्टमेंट दे दिया, एक दूसरे मंत्री को मान लो एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी को दे दिया, रेलवे किसी को दे दिया। ऐसे ही इसको बोलते पोर्टफोलियो सिस्टम। ये लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था और इस एक्ट के अंदर उस पोर्टफोलियो सिस्टम को क्या है, मान्यता मिली, रिकॉग्निशन मिली। अब क्या है, एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या कई सारे डिपार्टमेंट जोड़कर उसे दिए जा सकते हैं। और आज भी क्या है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है ना, अगर पार्लियामेंट नहीं है, कोई कानून नहीं बन सकता तो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। यह पावर सबसे पहले इस एक्ट के अंदर वाइसरॉय को दी गई कि इमरजेंसी के टाइम वाइसरॉय कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, लेकिन उसकी लाइफ 6 मंथ की होगी। 6 मंथ के अंदर अंदर काउंसिल को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को उसे कानून का रूप देना पड़ेगा, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब करते हैं आगे। अगला इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है। अब देखिए, आपने देखा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की एंट्री हो गई थी। अब एक्चुअली नॉन ऑफिशियल मेंबर केवल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एंटर नहीं हो रहे थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी ये अलाउड था। अब अगले एक्ट में क्या हुआ, अगले एक्ट के अंदर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनकी जो नंबर्स हैं वो बढ़ा दिए गए, दोनों में ही, सेंट्रल असेंबली में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी, दोनों में क्या है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के जो नंबर्स वो बढ़ा दिए गए। हालांकि अभी भी ऑफिशियल जो मेंबर्स थे उनकी मेजोरिटी थी, नॉन ऑफिशियल को माइनॉरिटी में ही रखा गया। और क्या चेंज आया कि इंक्रीज इन द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड गेव द पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट। बिल्कुल, क्या है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी पावर में बढ़ोतरी हुई, उसको इवन बजट तक डिस्कस करने के राइट्स दिए गए। और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनका नॉमिनेशन कैसे होगा, पहले तो क्या था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसका जो वाइसरॉय था, वाइसरॉय को ही पावर दे दी गई कि हाँ जी आपने नॉन ऑफिशियल मेंबर में इंडियंस लेके आने हैं या ये लोग लेके आने हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ कि इसने एक तरीका बना दिया। तरीका कैसे बनाया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके नॉन ऑफिशियल मेंबर वाइसरॉय सारे के सारे अपॉइंट नहीं कर सकता। कुछ मेंबर्स क्या होगा, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके नीचे कौन सी काउंसिल आ गई, स्टेट वाली काउंसिल, मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आ गई। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अपने मेंबर्स नॉमिनेट करके भेजेगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। समझ में आ गया। रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स ये रिकमेंड करेंगे, तब नॉन ऑफिशियल मेंबर अपॉइंट होंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। अच्छा, ये तो हो गया सेंटर का। लेकिन जब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनकी जो मेंबर्स, उनके अपॉइंटमेंट कौन करेगा, उनके अपॉइंटमेंट के लिए उसके नीचे कौन होंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, ट्रेड एसोसिएशंस हो गई, ये जमींदार हो गए। ये लोग नॉमिनेट करेंगे कुछ मेंबर्स को, वो मेंबर्स बनेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य। सिस्टम समझ में आया ना। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स कौन अपॉइंट करेगा, उसके नीचे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और प्रोविंशियल के मेंबर कौन अपॉइंट करेगा, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ये सब लोग हैं, तो ये अपॉइंट करेंगे, ये नॉमिनी भेजेंगे, वो अपॉइंट होंगे। लेकिन कुछ मेंबर्स, सारे के ऊपर सेम रूल नहीं लगेगा, कुछ मेंबर्स पे लगेगा। अब इसके बाद है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का था। 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। एक्चुअली ये जो मार्ले है ये तो क्या था, सेक्रेटरी था, ये था, इसको मॉर्ले मिंटो भी बोलते हैं। ये सेक्रेटरी ऑफ द मतलब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एमपी जो था, और लॉर्ड मिंटो ये वाइसरॉय थे। दोनों ने मिलकर ये रिफॉर्म्स लेके आए, तो इसका नाम हो गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इस एक्ट में क्या हुआ, एक तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, चाहे सेंटर थी चाहे प्रोविंशियल थी, दोनों के नंबर्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मेंबर 16 से बढ़ाकर 60 कर दिए गए। ठीक है, हालांकि अभी भी ऑफिशियल
मेंबर्स की मेजोरिटी ही रखी गई सेंट्रल वाली काउंसिल के अंदर। तो वहीं जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके नंबर्स में बहुत बढ़ोतरी आई, लेकिन अलग अलग प्रोविंस थे तो उनके नंबर्स फिक्स नहीं थे, यूनिफॉर्म नहीं थे, किसी में कुछ किसी में कुछ। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी भी अलाउ कर दी गई। अगर कोई प्रोविंस चाहे तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की को भी मेजोरिटी में लेके आ सकता है। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनकी डेलिब्रेटिव फंक्शंस उनके बढ़ा दिए गए, मतलब वो काउंसिल के अंदर क्या है, बजट डिस्कस तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा नए रेजोल्यूशंस भी लेके आ सकते हैं, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स उनसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है, वो सब चीजें यहां पर शुरू हो गई, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज और इन्होंने शामिल की, अभी तक तो क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर इंडियन हो सकते थे। अब इन्होंने जो वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है या जो प्रोविंसेस की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हैं उनके अंदर भी इंडियन मेंबर्स को ऐड करना शुरू कर दिया। वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर सबसे पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये आए, जो क्या है एज ए लो मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ऐड हुए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट यही मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे जिन्होंने देश के अंदर कम्युनल इलेक्टोरेट स्थापित किया, मतलब जातियों में बांटना शुरू किया। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। इस एक्ट के अंदर मुस्लिम धर्म का अलग से इलेक्टोरेट बना दिया गया, मतलब मुस्लिम कैंडिडेट को मुस्लिम लोग ही वोट डालेंगे, ऐसा हुआ। इसके बाद फिर ये चीज बढ़ती ही गई, आने वाले एक्ट्स के अंदर हम देखेंगे। ठीक है जी, तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी हम जानते हैं। अगला इंपॉर्टेंट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या हुआ, इसके अंदर जो कानून बनाने की पावर है उसको बांटा गया दो हिस्सों में, कुछ तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को दे दी गई और कुछ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को दे दी गई। अब सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका हेड तो वाइसराय है और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के हेड उन स्टेट्स के, उन प्रोविंसेस के गवर्नर हुआ करते थे। तो जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, एक कुछ तो सेंट्रल सब्जेक्ट, कुछ ऐसे मुद्दे जिन पे सेंट्रल कानून बनाएगी, कुछ में प्रोविंसेस बनाएंगे कानून। अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उसके भी आगे दो हिस्से बनाए गए, इसको डायरकी बोलते हैं, भी दो भागों में बांटा गया। कुछ केसेस पे तो कानून ट्रांसफर्ड केसेस, ट्रांसफर्ड मतलब गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल उन कानूनों पे काम करेगी, लेकिन वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको जवाबदेह है, जैसा कि आज भी होता है। सरकार अपने किए गए कार्यों के लिए जो पार्लियामेंट है वहां जवाबदेह होती है। तो कुछ केसेस के अंदर तो जो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको जवाबदेह होगी गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और कुछ रिजर्व्ड केसेस थे जिनके अंदर गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम कर सकती है बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेट की, प्रोविंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ठीक है, लेकिन ये जो डायरकी का जो सिस्टम था ना थोड़े दिन ही चला, फिर वो टोटली फेल हो गया, बिकॉज ये रिजर्व्ड वाला सिस्टम सेट बैठा नहीं। अच्छा, और इंपॉर्टेंट क्या हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, पहली बारी देश की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल वाली लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जिसको मिनी पार्लियामेंट भी जिसको हमने बोला, जिसको हमने इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला। अभी तो एक ही काउंसिल थी, अब इसके दो हिस्से कर दिए गए। बिसामेरलिज्म मतलब दो हिस्से बना दिए, एक तो अपर हाउस एक लोअर हाउस, जो आज भी है राज्यसभा और लोकसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस। अच्छा, दूसरे इन दोनों हाउसेज में जो मेंबर्स होंगे मेजोरिटी मेंबर्स जनता चुनेगी। फ्रेंचाइज सिस्टम, इलेक्शन वाला सिस्टम स्टार्ट कर दिया, लेकिन हाँ वोटिंग राइट सबको नहीं दिए गए। वोटिंग राइट एजुकेशन के आधार पर दिए गए, प्रॉपर्टी के आधार पर दिए गए और इसके अलावा टैक्स के आधार पर वोटिंग राइट्स दिए गए। ठीक है, दूसरा जो वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो अभी हमने यहां पढ़ा कि जहां पे हमने इंडियन को शामिल करना शुरू कर दिया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो कि पहले लो मेंबर बने। अब उस काउंसिल में जो 6 मेंबर्स थे, चीफ कमांडर के अलावा जो 6 मेंबर्स थे, उन 6 में से 3 इंडियंस होने चाहिए, ऐसा रूल बना दिया गया। ठीक है, दूसरा जो अभी मोर्ले मिंटो के अंदर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हमने स्टार्ट किया, मुस्लिम्स को अलग से बनाया, वैसे ही इस एक्ट के अंदर सिख को, एंग्लो इंडियन को, यूरोपियन का और इंडियन क्रिश्चियन का भी अलग से कम्युनल इलेक्टोरेट बना दिया गया। मतलब वो चीज आगे बढ़ती ही गई। और जो अब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था उसकी जगह हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन अपॉइंट कर दिया गया, मतलब
पोस्ट चेंज हो गई थी इस एक्ट के अंदर। और पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना यही सबसे पहले हुई। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी जिसको हम जानते हैं, उसकी स्थापना इसी एक्ट के अंदर हुई 1926 के अंदर। और जो बजट है, अब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो भी, सेंटर तो अपना बजट पहले ही डिस्कस कर सकती थी, प्रोविंशियल बजट भी अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ही डिस्कस करेगा। ये भी इसमें चेंज आया। और इसके अलावा इस एक्ट में इंपॉर्टेंट बात ये बोली गई कि ये एक्ट अप्लाई तो हो रहा है, लेकिन लगभग 10 साल बाद इस एक्ट की क्या है, जो पालना हुई है या नहीं हुई है, ये एक्ट अच्छे से बना था या नहीं बना था, इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और 10 साल बाद, इसी कारण साइमन कमीशन, लगभग 10 साल बाद साइमन कमीशन भारत आया था इस एक्ट की रिपोर्ट तैयार कर। दोस्तों, इसके बाद अब आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इस एक्ट के अंदर क्या हुआ, जो लॉ मेकिंग पावर्स है उसको फर्दर बांटा गया। देखिए, एक तो फेडरल लिस्ट बनाई जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है। एक प्रोविंशियल लिस्ट बनाई जिसपे जो गवर्नर्स हैं प्रोविंसेस के, वो और उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, कानून बना सकती है। और एक कंकरेंट लिस्ट बनाई जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। और अगर कोई मैटर रह गए जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, उन पर वाइसरॉय खुद कानून बना सकता है। रेजिडुअरी पावर वाइसरॉय को दे दी गई। और क्या चेंज आया, जो स्टेट्स के अंदर जो डायरार्की आई थी, डायरार्की हमने की थी ना, डायरार्की में क्या था कि उन्होंने कुछ रिजर्व्ड सब्जेक्ट रख दिए और कुछ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट रख दिए। वो डायरार्की स्टेट्स वाली अबोलिश कर दी गई और ठीक वैसे ही डायरार्की सेंटर में ले आए। मतलब कुछ तो वाइसराय के रिजर्व्ड सब्जेक्ट रख दिए और कुछ ट्रांसफर कर दिए। लेकिन ये सिर्फ कानून में आया, इसे अप्लाई नहीं करवाया गया। बिकॉज जब स्टेट की फेल हो गई तो सेंटर वाली पर भी इनको शक था, तो आगे जाके लागू नहीं हुआ, कहने का मतलब वो। और पिछले एक्ट में हमने देखा कि बिसामेरलिज्म लेके आए थे सेंटर के अंदर। मतलब जो लेजिस्लेचर था सेंटर वाला, उसमें अपर हाउस और लोअर हाउस का निर्माण किया गया। ठीक वैसा ही अब प्रोविंसेस के अंदर किया गया। 11 प्रोविंस में से 6 के अंदर द्विसदन स्टार्ट हो गए, अपर हाउस और लोअर हाउस का सिस्टम स्टार्ट कर दिया। हालांकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थी जो अपर हाउस था उसके ऊपर। और हमने देखा कि मार्लेमेंटो से शुरुआत हुई थी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की। मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स के अंदर तो क्या है, सबसे पहले क्या हुआ था कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। उसके बाद पिछले एक्ट में हमने देखा कि सिख और जो बाकी जो कुछ एक दो कम्युनिटी और जैसे एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और क्रिश्चियन हो गए, जो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। और इस एक्ट के अंदर डिप्रेस्ड क्लासेस जो थी, डिप्रेस्ड क्लासेस के अंदर एससी कास्ट के लोग आते, शेड्यूल कास्ट, विमेन और लेबरर, इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का निर्माण किया गया। और उसके बाद में इस एक्ट के अंदर जो काउंसिल ऑफ इंडिया है, यहां पर काउंसिल ऑफ इंडिया का मतलब है, जो हमें याद होगा अगर आपको, कि हमने किया था एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसकी 15 मेंबर की काउंसिल थी। अब वो काउंसिल ऑफ इंडिया अबोलिश कर दी गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो रहा, साथ में उसके 15 मेंबर की जो काउंसिल थी वो नहीं रही, बल्कि उसको टीम ऑफ एडवाइजर दे दी गई और अब वो मिलकर आगे काम करेंगे, ऐसा कहा गया। और एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी, जो हमने पहले देखा कि वोट डालने का जो अधिकार था वो कुछ एजुकेटेड लोगों को था या जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टीज थी और जो टैक्स देते उनके पास था। अब वो फ्रेंचाइजी का जो राइट था वो थोड़ा बढ़ा दिया गया और अब लगभग देश की 10% पॉपुलेशन के पास वोटिंग राइट आ गए थे। और इस एक्ट के अंदर आरबीआई की स्थापना की बात हुई। इस एक्ट के अंदर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना तो हुई, इसके अलावा जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भी हुई और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी स्थापना हुई। एंड एक फेडरल कोर्ट की बात भी हुई इसके अंदर, जो कि 1937 के अंदर इस्टेब्लिश भी हुआ फेडरल कोर्ट। तो ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की मेन फीचर्स। ये आपको कोशिश करनी है कि आप दिमाग में बिठाओ, बिकॉज पेपर में इस चैप्टर में से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। अब तक के रिकॉर्ड में तो पूछे गए हैं, आगे पता नहीं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लास्ट एक्ट है। इस एक्ट के बाद हमारे देश को
आज़ादी मिल गई थी, तो नाम में ही एक तो फीचर है कि आज़ादी का कानून था। इसमें साफ साफ ये कहा गया कि ब्रिटिश क्राउन की आज के बाद कोई प्रभुसत्ता नहीं रहेगी देश के ऊपर, आज से ये देश आज़ाद है। हालांकि जब तक इस देश का खुद का संविधान नहीं बन जाता, तब तक ये देश क्या है, एक डोमिनियन रहेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। उसके बाद पूर्ण रूप से उसको आज़ादी मिल जाएगी। तो एक तो इस एक्ट ने दो देश बना दिए, इंडिया और पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। आगे जाके जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बना। और नंबर 2 पे इन्होंने क्या किया, जो वाइसरॉय की जो पोस्ट थी वो खत्म कर दी, और देश के अंदर केवल गवर्नर जनरल रहा। वो भी तब तक रहेगा जब तक कि भारत का खुद का संविधान नहीं आ जाता। और इस एक्ट ने एम्पावर किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, मतलब आप देश एक ऐसी असेंबली का निर्माण करो जो देश के अंदर संविधान बनाए, और उस अपने असेंबली के पास पावर है कि जो ब्रिटिश कानून बने हुए हैं, अगर देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वो अच्छे नहीं लगते, सही नहीं लगते, तो ब्रिटिश कानून को वो रिपील कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और उसकी जगह नए कानून बना सकते हैं। इवन ये जो इंडिपेंडेंस एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया है, वो इसको भी रिपील कर सकते हैं। मतलब नए कानून बनाने की पावर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दे दी गई। हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन काम संविधान बनाना है, लेकिन इस एक्ट में पावर दी कि जब तक संविधान नहीं बनता तब तक कोई और कानून बनाना चाहे देश के लिए, तो ये असेंबली ही कानून बनाएगी। और आगे हम देखेंगे कि इस असेंबली ने ऑल्टरनेट डेज पे काम किया। एक दिन तो लेजिस्लेचर का काम किया, कानून बनाने का काम किया, और एक दिन संविधान बनाने का काम किया। इस तरह ऑल्टरनेट डेज पे ये असेंबली चला करती थी। और इस एक्ट ने प्रिंसली स्टेट्स को पावर दी कि वो चाहे तो भारत में मिल जाए, चाहे तो वो पाकिस्तान में मिल जाए, या वो इंडिपेंडेंट रह जाए, वो उनको पावर दी गई। और इस एक्ट के अंदर जो देश के ऊपर जो एम्परर ऑफ इंडिया का जो टैग था, जो अंग्रेजों से आया था, वो टैग भी वापस ले लिया गया। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें और भी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की, वो मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो हमारा लगभग पूरा खत्म होता है। इसमें हमने मेन फीचर्स देखी है कि कौन कौन से मेन कानून रहे। हालांकि मैं बता दूं, सारे कानून हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़े हैं। दरअसल ये सारी डिटेल आपको मॉडर्न हिस्ट्री में मिलेगी, आप वहां इसको और भी डीप पढ़ सकते हैं। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के एंगल से मेन एक्ट देखे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।